जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और जय संविधान सर। आज के जिस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है जो पिछड़ों के महानायक जिनको हम लोगों ने भुला दिया है, आज उन्हीं के विषय में, उनके जीवन दर्शन के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो हैं बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ पिछड़ों की वकालत करते रहे, उनका साथ दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो है पूरे उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों को एक करने में बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना जीवन पूरा पिछड़ों की एकता स्थापित करने के लिए, पिछड़ा वर्ग की एकता स्थापित करने के लिए लगातार काम किया। वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जो है पिछड़े वर्ग की एकता स्थापित करने में अपना जीवन देते रहे। और उन्होंने जो है साइमन कमीशन का जो है सपोर्ट किया था, ताकि साइमन कमीशन का उद्देश्य जो है पिछड़े दबे कुचले वंचित समाज को शासन प्रशासन में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए जो काम कर रहा था, वही SD सिंह चौरसिया जी, शिवदयाल चौरसिया जी जगह जगह पर उनका समर्थन कर रहे थे। और साथ ही साथ जो है ना पिछड़े वर्ग को भी जागृत कर रहे थे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रामदयाल चौरसिया जी, जो सुल्तानपुर से है और OBC अति पिछड़ी महासभा के जो है आप अध्यक्ष हैं वहाँ के सुल्तानपुर के। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रणदीप प्रसाद चौरसिया जी, जो झारखंड से हैं। और आप भी जो है पिछड़े संघर्ष मोर्चे के आप अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ आप जो है आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा है। हर आदमी, हमारा सामाजिक आदमी किसी न किसी पार्टी से तो जुड़ा ही हुआ है ही है। और लखनऊ में एक बैठक होने वाली है, उसके भी आप आमंत्रित सदस्य हैं, मैं आमंत्रित करूंगा। और रणधीर जी, आपका स्वागत है। आप झारखंड से हैं, सामाजिक कामों में आप लगातार लगे हुए हैं। चौरसिया जी का जो रामदयाल जी है वो तो हमारे चैनल पर कई बार आ चुके, लेकिन रणदीप प्रसाद चौरसिया जी आज पहली बार हमारे बीच में है। मैं आपका सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और बिना समय गवाए मैं रामदयाल चौरसिया जी को SD सिंह चौरसिया, शिवदयाल चौरसिया जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले जी चौरसिया जी, आप ये बताइए रामदयाल जी कि SD सिंह चौरसिया जी कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, आखिर उनको लोगों ने भुला क्यों दिया? जी फिर मैं रणदीप प्रसाद जी के पास आऊंगा। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। हमारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दूसरे साथी का भी बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से हमारे महानायक और हमारे समाज के पिछड़ों के सबसे बड़े महानायक श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का जीवन परिचय आज थोड़ा सा चर्चा करने का अवसर जो मिला है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। निश्चित रूप से श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का जन्म 13 मार्च 1903 ईस्वी को लखनऊ के तेलीबाग के पास खरिका नामक स्थान पर हुआ था। और उनके पिता श्री परागराम चौरसिया जी थे। और वहाँ एक सामान्य परिवार, सामान्य उस समय की स्थिति में बहुत सामान्य स्थिति कही जाएगी, सोनारी का उनका अपना बिजनेस था और उस परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माता जी का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण उनकी बड़ी बहन श्रीमती राम दुलारी जी ने किया था। ये जब श्री चौरसिया जी पढ़ने के लिए हुए, तब उनको विद्यालय में जब श्री चौरसिया जी को एडमिशन करने के लिए ले जाया गया, तो वहाँ जो विद्यालय के जो संचालक थे, जो प्रधानाध्यापक थे उस समय, उन्होंने नाम पूछा और कि आप क्या हैं। तो श्री चौरसिया जी ने अपना नाम बताया और फिर कास्ट पूछी जाती थी, उन्होंने बताया कि मैं चौरसिया हूँ। तब वहाँ कमेंट होता है कि तेली, तमोली या गड़िया ये सब लोग पढ़ लेंगे तो फिर इनका कार्य जो व्यवसायिक धंधा है ये कौन करेगा। ये कमेंट उनके पास सबसे पहले आया सर, कि जब वहाँ उनका कमेंट था कि जब अवर्णों के बच्चे पढ़ लिख लेंगे, नाई के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो बाल कौन काटेगा, यदि लोधी कुर्मी चमार के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो हल कौन जोतेगा, आहिर के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो गाय भैंस कौन चराएगा, तमोली, गड़िया, कुम्हार, कहार, लोहार, लोनिया ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो फिर इनके कार्य जो व्यवसायिक कार्य हैं उस समय जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्य सौंपे गए थे उनके कार्य को कौन करेगा। धोबी के बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे तो हमारे कपड़े कौन धोएगा। ऐसे कमेंट वहां लोगों के साथ आते थे और इसका सामना श्री चौरसिया जी को भी करना पड़ा जब ये पहला एडमिशन लेने गए विद्यालय में। और उसी समय फिर इनके मन मस्तिष्क पे ये भावनाएं बन गई कि हमें अपने समाज को
खुद शिक्षित होना है, साथ साथ समाज को शिक्षित और जागृत करना है। ये चीजें उनके मनो मस्तिष्क पर जम गई और फिर श्री चौरसिया जी की शिक्षा दीक्षा विलियम मिशन हाई स्कूल लखनऊ में हुई और उसके बाद उन्होंने कैनिंग कॉलेज लखनऊ से कैनिंग कॉलेज उस समय नाम था, इस समय जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वहां से उन्होंने बीएससी की और एलएलबी किया और वो एडवोकेट की डिग्री हासिल किए और रजिस्टर्ड एडवोकेट हुए। उन्होंने अपने संघर्ष काल में ही जब एडवोकेट हुए उसके बाद ही उनको अवसर मिला। डॉक्टर साहब वहाँ एक बहुत अच्छे उनके साथी थे, जो उनके गुरु थे वो थे गुरु रामचरण निषाद, बीए एलएलबी उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। एलएलबी एडवोकेट थे और एमएलसी डिस्ट्रिक्ट से गुरु भदंत बाधानंद जी से उनकी मुलाकात हुई और गुरु जी के ही सानिध्य में वो 1928 में वहां नागपुर गए और नागपुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उनकी मुलाकात होती है और जब मुलाकात होती है तब वो उनके मिशन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और हमारे समाज को जागृत करने के लिए, एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज को जागृत करने के लिए वो अपना बीड़ा उठा लेते हैं। उसके पहले ही वो सक्रिय रहते हैं। जब 5 जनवरी 1928 में साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो आप देखे होंगे कि साइमन कमीशन जब गठित हुआ था 1919 के एक्ट के बाद यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करके और यहाँ के जो मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हक अधिकार देने के लिए साइमन कमीशन का जब गठन हुआ और साइमन कमीशन जब भारत आया तो ब्राह्मणवादियों ने, गांधी ने, हम लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही लाठी चार्ज में मारे गए, लाठी लगी और वो अंत में मार दिए गए। मतलब हम लोगों को हक अधिकार ना मिले इसके लिए इन लोगों ने हमेशा षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में हमेशा लगे रहे। जब यह साइमन कमीशन लखनऊ आया तो श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने उसका बड़ी गर्मजोशी के साथ, बहुत कम लोग जानते होंगे कि शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, सर छोटू राम जी, जैसे कि आजकल जो हमारा ये किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में हम लोग सर छोटू राम का नाम सुनते होंगे। सर छोटू राम जी ने पंजाब में, मतलब वहां हरियाणा पंजाब में उस समय जो था वहां उन्होंने सर छोटू राम ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था और मुंबई में, महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वागत किया था। यहाँ यूपी में श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था और अपने लोगों के माध्यम से वहां पूरा एक कार्यक्रम डॉक्टर छेदीलाल चौरसिया एडवोकेट के नेतृत्व में वहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बुलाया जहां बहुत सारे लोग आए और अपनी बातों को वहां साइमन कमीशन के साथ रखे। उस समय श्री दयाल सिंह चौरसिया जी जो है दो भाषीय का काम किया, क्योंकि जो साइमन सर की जो टीम थी उस टीम में वो लोग केवल इंग्लिश जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। तो वो जो यहाँ के जो मूल निवासी सब लोग थे, एससी एसटी की ओबीसी के लोग थे, अपनी जो बातें कहते थे यहाँ की भाषा में, उस भाषा को श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी दुभाषीय के रूप में वहां साइमन सर के पास अंग्रेजी में उनको बताते थे और उसके बाद खुद श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने अपना कलम बंद बयान साइमन सर को सौंपा और उसके एवज में जब साइमन कमीशन वापस गया और हम लोग जानते हैं गोलमेज सम्मेलन के लिए श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया, डॉक्टर अंबेडकर और कई लोगों को जो न्योता दिया गया था गोलमेज सम्मेलन के लिए, उसमें श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को भी उसमें प्रतिभाग करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन उस समय उनकी जो अपनी स्थिति थी, अपरिहार्य कारण था उनका अपना पारिवारिक और सामाजिक रूप से, इस कारण उस गोलमेज सम्मेलन में वो प्रतिभाग नहीं कर पाए और उसके लिए वो आजीवन अपने आप को कोसते रहे कि यदि मैं वहां जाता तो अपने लोगों के लिए कुछ और हक अधिकार साइमन कमीशन जो गोलमेज सम्मेलन था उसके माध्यम से लेके आता। एक चीज वो जीवन भर अब पछताते रहे, इस चीज का कई बार जिक्र करते रहे कि निश्चित रूप से हम जो है अपने लोगों के हक अधिकार के लिए जो उस समय की परिस्थितियां उनके अपरिहार्य कारण था जो नहीं जा पाए। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने बहुत ही त्याग किया सर। इसके बाद जब डॉक्टर अंबेडकर के साथ वो
1928 में सबसे पहले, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, नागपुर गए और वहां डॉक्टर अम्बेडकर से उनकी मुलाकात बोधानंद जी ने जब करवाया, तो बोधानंद जी के साथ वो वहां डॉक्टर अम्बेडकर उनसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वे उसके पहले ही सामाजिक कार्यों में लगे रहे थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर उनसे बहुत प्रभावित हुए और डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको पूरा उत्तर भारत का संयुक्त प्रांत, हम लोग जानते हैं उस समय ये उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और संयुक्त प्रांत का पूरा दायित्व श्री शिवदास सिंह चौरसिया जी को सौंपा गया। हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय जब डॉक्टर साहब संघर्ष कर रहे थे, तो शिवदयाल सिंह चौरसिया जी डॉक्टर साहब के दाहिने हाथ हुआ करते थे, और यश चंदापुरी जो बिहार के थे वो बायां हाथ कहा जाता था। दोनों लोग डॉक्टर साहब के पास कई बार आया जाया करते थे। डॉक्टर साहब कई बार आए, 1932 में यहाँ रैली की लखनऊ में श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के आह्वान पर। 1948 का एक मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अप्रैल 1948 की घटना थी कि जब यहाँ हमारा संविधान बन रहा था और डॉक्टर अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे। और श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के नेतृत्व में यहाँ लखनऊ में एक बहुत बड़ी SC ST OBC के, मतलब कि हम लोगों के बहुजन समाज के एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन में श्री चौरसिया जी ने मुख्यमंत्री उस समय के जो थे पंत को भी उन्होंने आमंत्रित किया, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। पंत भी आए और वहां डॉक्टर अम्बेडकर भी आए और बहुत सारे लोग थे वहां। डॉक्टर अम्बेडकर जी से शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये संविधान जो बन रहा है, इस संविधान में हमारे लोगों के लिए क्या है। और उस समय आपको मैं जो है एक चलचित्र टाइप का खींचना चाहता हूँ। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर जब मंच पे पहुंचते हैं, तो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वो भी मंच पर रहते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर रहते हैं, और भीड़ पूरी आ रही है, मतलब काफी मंच उधर रैली के तरफ बहुत सारी भीड़ आ रही थी, और उस भीड़ को देखकर डॉक्टर अम्बेडकर गदगद हो जाते हैं। और जब चौरसिया जी पूछते हैं उनसे कि सर, हमारे लोगों के लिए संविधान में क्या है, तो डॉक्टर अम्बेडकर खुलकर मतलब एक तरह से उत्साहित होकर कहते हैं कि चौरसिया जी, जिस दिन हमारे लोग इसी तरह से जागरूक हो जाएंगे, उस तरह से पंत जैसे लोग हमारे लोगों के जूते के फीते बांधने और खोलने में अपना गर्व महसूस करेंगे। केवल हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और इसके लिए सर हम आपको बताएं कि डॉक्टर अम्बेडकर को, चूंकि उस समय जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस सरकार के, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अम्बेडकर से इस चीज का कि आपने एक स्थापित मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान क्यों दिया, इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा। तो डॉक्टर साहब ने ऐसे स्पष्टीकरण नहीं लिख के और प्रेस में पहले विज्ञप्ति जारी कर दी कि किस कारण हमने कहा, और उसके बाद फिर शिक्षा लेकर हुई उनके जवाहरलाल नेहरू की, उसमें भी उनको बैकडोर होना पड़ा। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो वास्तव में बहुत बुद्धिमान थे ही हमारे। तो डॉक्टर हमारे जी, मैं फिर आऊँ आपके पास। यहाँ पर जो है एक सवाल जो है हम यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी शख्सियत को जो है हमारे लोगों ने भुला दिया, उसको जानना नहीं चाहा चौरसिया जी को। रणधीर जी हमारे पास मौजूद है जो झारखंड से हैं। रणधीर प्रसाद चौरसिया जी भी पिछड़े वर्गों को जागृत करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उसमें भी आप जिला के अध्यक्ष हैं। तो मैं रणधीर जी से भी जानना चाहता हूँ। रणधीर जी, आप ये बताइए कि चौरसिया जी को लोगों ने क्यों नहीं जाना, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से आज चौरसिया जी को जो है लोगों बागों ने भुला दिया, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत थी जो इतने बड़े महान कार्यों में लगे हुए थे। जी रणधीर जी, नेटवर्क की कमी के कारण रणधीर जी जो है थोड़ा आउट हो गए। फिर आप ही से सवाल ये बचता है कि वो क्यों भुला दिया। जब आएंगे रणधीर जी फिर उनसे हम जानेंगे। देखिए, यहाँ सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा आंदोलन जो चला रहे थे, और क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ओबीसी की, और SC ST को तो वो अधिकार मिला ही है, वो दिया ही है। भुला देने का कारण क्या है? लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है या कोई और वजह है? जी 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 सर, निश्चित रूप से हमारे बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिनको, क्योंकि हम लोग खुद इतने मोटिवेटेड हैं, और खासकर सर कहना नहीं चाहिए धर्म के नाम पर
जैसे हम लोगों को थोड़ी सी जागृति किसी तरफ आती है तो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो धर्म की तरफ हम लोगों को पुनः जो है वो मोड़ देते हैं। वो उनका षड्यंत्र है कि हम लोग अपने महापुरुषों को, अपने जो संघर्ष किए महापुरुषों, उनके विषय में न जाने। और सच्चाई तो यही है सर कि हम सबसे अधिक कष्ट हमको अपने चौरसिया के साथ साथ ओबीसी के साथियों से है कि हम अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को नहीं जानना चाहते। आप किसी कुर्मी या वर्मा से आप पूछेंगे कि रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी का क्या संघर्ष क्या है, उनके विषय में जानते नहीं। यादवों को आप देखते हैं वो लोहिया के नाम पर सब कुछ है, लेकिन ललई यादव जी को आप उनसे पूछ लीजिए तो उनका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। हम सॉरी सर। तो हमारे महापुरुष, हमारे समाज के लोग अपने लोगों के विषय में जानना नहीं चाहते और जानने का थोड़ा सा यदि प्रयास करते हैं तो इनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था धर्म के नाम पर इधर उधर ऐसे भटका देती है। इनके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचती है कि जो है वो एक तो हम लोग। जी सर, कहीं से आवाज आ रही है। हाँ, आपकी रणधीर जी आपसे सवाल था, क्योंकि बीच में आपकी नेटवर्किंग कनेक्टिविटी हो गई थी खत्म, तो आपसे यही सवाल था कि इतनी बड़ी शख्सियत को क्यों बुला दिया, क्योंकि आप झारखंड से हैं और पिछड़े वर्गों के आंदोलन में आपकी बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है, लगातार आप काम करते हैं। इसके बारे में जो चौरसिया जी का जीवन दर्शन है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हेलो, हमारे समाज के लोग पर्सनल स्वार्थ में आज विभिन्न दल में जुड़ के। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, सुनिए, जारी रखिए। हमारे समाज के लोग आज जो भी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमारे ही ओबीसी समाज के लोग जो 52 से 60% हम हैं, वो सब कांग्रेस और भाजपा में हैं और हम उनके योगदान को नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे हमारे चौरसिया समाज के शिवदयाल चौरसिया जी को 27 सितंबर 1951 को राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको ओबीसी की कमेटी जो बनाया था उनको अध्यक्ष सदस्य बनाया गया था, लेकिन उसके अध्यक्ष थे मनुवादी ब्राह्मण समाज के काके कालेलकर साहब। फिर भी उन्होंने अपने सूझबूझ से उस कमेटी को पिछड़ा वर्ग के समर्थन में सिफारिश करने की अनुशंसा करवा दिए, लेकिन हमारे मनोवादी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस पर बहुत जोर से झल्लाया और उसको उनसे जबरन उस रिपोर्ट को खारिज करवा दिया। उसके बाद लगातार 16 वर्ष तक हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे और उसको दबा के रखा आरक्षण को। फिर 1990 में हमारे बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ओबीसी को आरक्षण तो ऑक्सीजन के रूप में कुछ दिया, लेकिन पूरा ऑक्सीजन नहीं दिया, सिर्फ 27% आरक्षण दिया। अब फिर अभी जो वर्तमान हमारे मनवादी सरकार है वो उस आरक्षण को भी विभिन्न तरह से नकारने के रोस्टर पद्धति लाया था, उस पद्धति से सारा आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। उसके बाद हमारे चौरसिया जी का देन बहुत है। अभी जो कानूनी लोक अदालत के माध्यम से अभी वर्तमान में मिल रहा है, यह देन हमारे शिवदयाल चौरसिया जी का है। उन्होंने फ्री कानूनी सहायता देने का एक मीटिंग किया था। वर्तमान जज उस समय के कौन भगवती जज थे, उनके साथ मिलके, और उसी का देन है जो आज हमारे चौरसिया समाज के महापुरुष शिवदयाल चौरसिया जी ने हमको कानूनी सहायता उपलब्ध कराया। इस तरह से हमारे चौरसिया समाज को बहुत बड़े हमारे
महानायक ने काशीराम जी से जब मुलाकात हुआ, उन्होंने वामसेप को भी सहयोग किया। उन्होंने अपने राज्यसभा के द्वारा जो आवास मिला था, उसमें वामसेप का कार्यालय खोला और अपने तनख्वाह से उस कार्यालय का किराया दिया, और इस तरह से हमारे चौरसिया समाज को उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया। जय हिंद, जय भारत। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही चौरसिया जी। जो हमारा ये मकसद है, जितने भी हमारे नायक हुए हैं साथियों, हम लोगों के साथ षड्यंत्र सदियों से हो रहा है। जब आर्य लोग आए, उन्होंने भी व्यवस्था बनाई और यहाँ के लोगों को शूद्र वर्ण बना के रख दिया, फिर जाति व्यवस्था में बांट दिया और सारा धन धरती रोजी रोजगार के जितने भी साधन थे सब पर अपना कब्जा जमाए हुए। तो हमारे महापुरुषों ने काम किया, ने काम किया, पेरियार साहब ने काम किया, साहूजी महाराज ने काम किया, सयाजीराव गायकवाड़ जी ने काम किया, और इसी क्रम में आते आते आज आधुनिक भारत में एस डी सिंह चौरसिया, शिवदयाल सिंह चौरसिया जी भी उन्हीं तरह के महापुरुषों की श्रेणी में आते जिन्होंने इस पिछड़े वर्ग को जागृत किया। लेकिन सवाल ये करते, क्या कारण है कि ओबीसी को केवल 27% आबादी के हिसाब से 54 मिलना चाहिए था, लेकिन 27% आरक्षण मिला। तो इन बातों का उत्तर जो है हम जो है आप लोगों से ही जानेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, एक राम खिलावन सोदिया जी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि महोदय क्या कारण है इतने संघर्ष के बावजूद भी ओबीसी में ओबीसी को देश में केवल 27% आरक्षण है? क्योंकि शासन सत्ता जो है ऐसे दबंग और जिन लोगों के मूढ़ी लोगों के हाथ में आजाद भारत में आई कि जिन लोगों ने उसको उस पर ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तो उसी समय से मिल गई थी जिस समय संविधान लागू हो गया था, लेकिन ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी आज तक नहीं मिल पाई। और उस दिशा में उठाए गए कदम जिन जिन महापुरुषों ने जो काम किया, उसमें एस डी सिंह चौरसिया जी भी एक थे। मैं रामदयाल चौरसिया जी से फिर जानना चाहूंगा, उनके किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर फिर से प्रकाश डालें, क्योंकि ऐसे महापुरुष को जो ओबीसी के लोग नहीं जानते, उनके संघर्ष से परिचित कराना हमारा इस चैनल का दायित्व है। हम उस दबे कुचले वंचित समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुष के जीवन दर्शन को दबे कुचले वंचित समाज को बताने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है और हम लोग कर रहे हैं इस काम को, ताकि हमारे महापुरुषों के जीवन दर्शन से, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर के दबा कुचला समाज, ओबीसी समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज जागृत होकर के अपने हक अधिकार को लेने के लिए जागृत हो जाए। देखिए होता क्या है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है 100% अधिकार ब्राह्मण गटक बैठा हुआ है, वहीं से निकल करके थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन ओबीसी ने। चौरसिया जी इस बात को क्लियर करेंगे। जी रामदयाल जी। जी सर, जी सर, निश्चित रूप से श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, जब हम अभी चर्चा कर रहे थे सर, 1927 से ही वो सामाजिक कार्यों में लग गए थे और 1927 में आदि हिंदू महासभा का उन्होंने गठन किया था। और जब 1928 में, जब अभी हमने चर्चा किया कि जब वहां नागपुर जाके बोधानंद जी के साथ नागपुर जाके डॉक्टर अम्बेडकर से मिले तो उन्होंने अपने इस आदि हिंदू महासभा का समावेशन डिप्रेस क्लास में किया। और उसके बाद उन्होंने पूरे एक नवरत्न कमेटी का गठन किया जो 9 स्टेटों में थी। जैसे बिहार में 1930 में बैकवर्ड क्लास संस्था की स्थापना पटना में श्री दादू सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में की। वहां एक खुद मुख्य अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि थे। बंगाल में राय मोहन पाल जी की अध्यक्षता में वहां एक कमेटी की गठन किया, बैकवर्ड क्लास की स्थापना इन्होंने करवाई। इसी तरह से मद्रास में सर BS घटिकाचलम हिज हाइनेस महाराजा पीठापुरम में इनके नेतृत्व में बैकवर्ड क्लास की स्थापना की गई। इसी प्रकार से पंजाब में जाति पाति तोड़क मंडल के जन्मदाता श्री संत राम BA एवं बालकृष्ण बैरिस्टर के नेतृत्व में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना इन्होंने कराई। MP में इन्होंने श्री द्वारका प्रसाद जी जबलपुर में 28, 29, 30 दिसंबर 1934 को एक अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लास डिप्रेस क्लास की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई, जिसके मुख्य अतिथि शिवदयाल सिंह चौरसिया जी रहे। और वहां भी इन्होंने बैकवर्ड क्लास की MP में भी कराया। और बंबई में श्री गोवर्धन दास नरोत्तम दास घायल के नेतृत्व में बैकवर्ड क्लास की स्थापना की। और दिल्ली में चंदीमल सेठ की अध्यक्षता में बैकवर्ड क्लास की दिल्ली स्टेट की स्थापना की।
आपने निश्चित रूप से हमेशा से लगे रहे, और जब डॉक्टर साहब कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए वहां संघर्ष कर रहे थे, तो चौरसिया जी ने भी, क्योंकि हमने अभी आपसे सर चर्चा की आपके इस चैनल के माध्यम से, कि हम लोगों श्री चौरसिया जी 1928 से जैसे ही डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से वो बहुत प्रभावित हुए। और आपको सर एक चीज और मैं अभी यही बता देना चाहता हूँ कि श्री चौरसिया जी पेरियार को अपना सामाजिक गुरु मानते थे, और उनके नेतृत्व उनके मिलने के लिए पेरियार सर 3 बार लखनऊ आए हैं श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी से केवल मुलाकात करने के लिए, और उनके नेतृत्व में यहाँ जो है सभा करने के लिए। और एक घटना है उसका जिक्र अभी कर देना चाहता हूँ सर। 1958 में जब पेरियार जी यहाँ आए लखनऊ, श्री चौरसिया जी ने उनको आमंत्रित किया, और 1958 में जब आए वो यहाँ, तो यहाँ चूंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था आप सर जानते हैं कि पेरियार जी को हजम नहीं कर पाते हैं। हमारे एक बहुत ही मिशनरी साथी ने बताया कि जब काशीराम जी ने से जब भाजपा का समझौता हुआ, तो उस समय के जो भाजपा के लीडर थे, उन्होंने सबके नाम पर, आप देखेंगे फूले जी की मूर्ति मिलेगी उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे साहू जी की मूर्ति मिलेगी, आप देखेंगे और महापुरुषों की मूर्ति, सबके नाम पर तो समझौता कर लिया, लेकिन पेरियार के नाम पर काशीराम जी को सरकार बनाने के लिए लास्ट भी समझौता करना पड़ा। पेरियार की मूर्ति, पेरियार का नाम बहुजन समाजवादी पार्टी भी नहीं लेती है पेरियार का नाम, क्योंकि इससे समझौता करना पड़ा। पेरियार के नाम से बहुत डरते थे। पेरियार को आमंत्रित हमारे शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने 3 बार लखनऊ किया, और 3 बार लखनऊ आए। 58 में जब आए तो ब्राह्मणवादियों ने उनका खूब विरोध किया, और यहाँ तक कि पेरियार की हत्या करने का षड्यंत्र करने लगे। और उस समय जो हमारे छेदीलाल, अभी जैसे हम जंगीलाल चौरसिया जी और छेदीलाल चौरसिया जी थे, वो एडवोकेट थे उस समय वहां, और उनको किसी प्रकार से वहां से उनको सुरक्षित रखा गया रात में, और फिर जब सुबह मीटिंग हुई तो वहां उनको लाया गया। तो आप श्री चौरसिया जी, हमारे शिवदयाल सिंह चौरसिया जी पेरियार को अपना सामाजिक गुरु मानते हैं। आप अभी मैं चर्चा कर रहा था इसके पहले कि श्री चौरसिया जी जब वहां कालाराम मंदिर में, मुंबई में, जब कालाराम मंदिर में डॉक्टर साहब प्रवेश करने का संघर्ष कर रहे थे, तो यहाँ चौरसिया जी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए यहाँ बाबा विश्वनाथ मतलब बनारस में विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए यहाँ इन्होंने संघर्ष किया। और यहाँ उनके साथी जो थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया के जो साथी थे, इनका डेलीगेशन वहां गया, और लेकिन वहां जब गर्भगृह में घुस गए, तब वहां जो है उनके साथियों ने, पंडा पुजारियों ने कलेक्ट्रेट को, जो उस समय के जिलाधिकारी थे, कलेक्ट्रेट थे, उनको कहा कि ये आए हैं, तो वहां उनके साथियों को बहुत मारपीट भी मिली थी। और शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने फिर मंदिर में प्रवेश करने का ये अभियान छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से वो एक अधिकार हुआ करता था, उसके लिए संघर्ष करते थे। शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का ये उद्देश्य नहीं था कि हमको, जैसे डॉक्टर साहब का ये उद्देश्य नहीं था कि हम पूजा पाठ करेंगे केवल अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, कि मेरा एक अधिकार है, उसको इस तरह से हमको यहाँ भी प्रवेश करने का अधिकार है, इसके लिए संघर्ष किया। और शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का एक और मैं जिक्र करना चाहता हूँ सर, जैसा कि सर अभी कह रहे थे, वो जगदेव कुशवाहा जी, यश चंदापुरी जी, बिहार के सर यश चंदापुरी जी, जैसे कि अभी हमने जिक्र भी किया, यश चंदापुरी डॉक्टर अंबेडकर के बाएं हाथ और श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी दाहिने हाथ कहे जाते थे। कोई भी कार्य यहाँ बिहार में यदि संपन्न होता तो यश चंदापुरी के नेतृत्व में होता, जिससे शिवदयाल सिंह चौरसिया भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते। और यहाँ जो कोई कार्य बहुजन का यदि कोई सम्मेलन होता था तो शिवदयाल सिंह चौरसिया उसका नेतृत्व करते थे। अभी हमने जिक्र किया कि कई प्रदेशों में डिप्रेस क्लास की इन शिवदयाल सिंह चौरसिया के नेतृत्व में 9 रत्न कमेटी का गठन हुआ, 8-10 स्टेटों में सबको गठन किया गया। शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के संघर्ष बलिदान के कारण ही हम लोगों को काफी हक अधिकार मिलते रह गए। जब हमारी ये कमेटी, जैसा कि अभी हमारे साथी ने आ रहा था सर कोई जी सर, हमारे साथी ने अभी जैसे जिक्र, हमारे सर ने अभी जिक्र कर रहे थे कि शिवदयाल सिंह चौरसिया को जब काका कालेलकर आयोग में इनको सदस्य बनाया गया, उस समय काका कालेलकर आयोग में ना ये सांसद थे जी सर, थोड़ा सा ना तो काका कालेलकर में जब इनको ये बनाया गया, तो ये काका कालेलकर आयोग जो गठित हुआ 29 जनवरी 1953 को,
काका कालेलकर आयोग का जब गठन हुआ उस समय ना तो श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया सांसद थे और ना कोई विशेष इस पद पर थे, लेकिन तब भी उनको डॉक्टर अंबेडकर के सलाह मशविरा के कारण, डॉक्टर अंबेडकर के सहयोगी होने के कारण शिवदयाल सिंह चौरसिया को एक सदस्य के रूप में वहां रखा गया। और जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि काका कालेलकर आयोग में ब्राह्मणवादियों ने, मतलब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काका कालेलकर आयोग में, नेहरू ने काका कालेलकर को, जो कि पंडित ब्राह्मण थे वहां के ऊना के, उनको वहां रखा। और वहां जो सचिव थे सर, तो जो उस काका कालेलकर आयोग के सचिव थे शिवदयाल सिंह चौरसिया थे और सदस्य थे टी मेरी अप्पा थे। केवल दो लोग जो है बीसी थे, बाकी सब लोग उसमें सामान्य थे। मतलब कमेटी जो थी वो हक अधिकार देना था ओबीसी को। और जो उसके सदस्य हैं, जो सचिव हैं, अनूप सिंह थी उसके जो सचिव हैं वो अनूप सिंह थे, मतलब कोई उनके सचिव नहीं मिला उस समय। जो सचिव थे वो अनूप सिंह जी थे। उनके जो सदस्य अरुण उमंग डे थे, पीजी शाह थे। केवल दो लोग उसमें ओबीसी के थे, श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया उस कमेटी में और श्री मेरी अप्पा जी, टी मेरी अप्पा जी, दो लोग केवल उसमें ओबीसी थे। और श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने सबसे अधिक उसमें परिश्रम किया। 30 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर साहब सर से मिलते हैं और उसके बाद अपनी 67 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही जैसा कि सर ने जिक्र किया कि जब वो 30 मार्च 1955 को रिपोर्ट जब आई, तो उस रिपोर्ट को चूंकि लागू करना ही नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, और काका कालेलकर गए और अपने रूम में वो जब पहुंचते हैं तो अपने रूम में जैसे ही देखते हैं कि शिवदयाल सिंह चौरसिया भी साथ आ रहे हैं काका कालेलकर के, क्योंकि सबसे प्रमुख सदस्य यही थे शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, ये भी उनके साथ जब जाते हैं उनके साथ, तो जवाहरलाल नेहरू उनकी तरफ अपनी व्हील चेयर से पीठ कर लेते हैं। और पीठ कहने का मतलब पीठ एक संकेत होता है कि पीठ दिखा देते हैं उस काका कालेलकर आयोग को। और उसके बाद खूब डांटते हैं काका कालेलकर को उन्हीं के सामने शिवदयाल सिंह चौरसिया कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के हक अधिकार को तुम जो है कलम चला रहे हो, तुम कैसे ब्राह्मण हो, बहुत डांटते हैं। और फिर उनको वही डांट कर काका कालेलकर को लिखवाते हैं कि आप लिखो यहाँ कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ। और उसके बाद जब वो लिख देते हैं और जो उनके हाथ में लिखा हुआ आ जाता है, तब वो फिर उसको जो है सदन पे पटल पर रखने ही नहीं देते, उसको कबाड़ में डाल देते हैं। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के उसी रिपोर्ट के कारण ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किस स्टेट का बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके ओबीसी को आरक्षण के लिए कुछ लाभ दे दिए थे, कुछ जैसे शिक्षा में थोड़े से हक अधिकार, और जो सूचियां उन्होंने जो जातियों की सूचियां उसमें शामिल की थी उसको प्रकाशित किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी काका कालेलकर आयोग की, जबकि केंद्र सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया। श्री शिवदयाल सिंह जी सर, ये रणधीर सिंह चौरसिया जी झारखंड में है, तो झारखंड की स्थिति ओबीसी को लेकर के कैसी है? झारखंड में कितने % ओबीसी है? झारखंड में अभी जो आरक्षण 27% पूरे देश में है, वो झारखंड में मात्र 14% दिया जा रहा है। हेमंत सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम इसको जो देश में आरक्षण 27% वो हम झारखंड में देंगे। तो हम लोग 21 मार्च को ओबीसी मोर्चा की ओर से एक बड़ा सम्मेलन हम रांची में करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग का मांग है कि आप जो वादा किए थे, ऐसे तो हम 52% हैं, हमको 52% आरक्षण चाहिए, लेकिन आप जो इतना पूर्ण वादा किए हैं 14 से 27 करने का, तो तत्काल हमको 14 से 27% आरक्षण दिया जाए। और जनसंख्या का जो जनगणना होता है, तो बिहार सरकार ने जनगणना कराने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करके तो झारखंड को ऐसा करना चाहिए, वो अभी तक नहीं किए हैं। इस पर दबाव के लिए 21 मार्च 2021 को रांची में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं ओबीसी मोर्चा की ओर से। और हम चाहते हैं कि हम वर्तमान में हमारे जो
उसको पूर्ण करें। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चौरसिया जी जो है, देखिए एक सवाल मैं जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के मुट्ठी भर लोग जी 85% एससी एसटी ओबीसी के ऊपर सदियों से कुठाराघात कर रहे हैं। ये राम खिलावन सोंधिया जी हैं। आज इनका सवाल है, जी जी इस पर मैं रामदयाल चौरसिया जी से इस बात का जवाब चाहूंगा। देखिए, इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ये सत्ता जो है आजाद भारत के शासकों के पास जब आई, तो आजाद भारत के शासकों ने जो है पिछड़े वर्ग को जो है वहीं से ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा इस वजह से दिया क्योंकि वो आर्टिकल 340 के अनुकूल जो काम नहीं हो रहा था। तो ये तो बात है इस चीज की, लेकिन सदियों से वर्ण व्यवस्था में 100% अधिकार लेकर के बैठा और इसको शूद्र वर्ण में रखा, इस ओबीसी को जो ओबीसी है, और उसे सेवा करवाया। और आज जो है शिक्षा के दरवाजे थोड़े से खुले थे इनके लिए, आज फिर उसे नई 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 टेक्निक ला करके फिर उसे शिक्षा से वंचित करने का प्लान बना रहा है। सारी शिक्षा महंगी कर दी गई है, फीस देने लायक नहीं रहे पिछड़े वर्ग के लोग। ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना तो दूर, जो 27% भी नहीं दे पाए, और पिछड़े के रहनुमा बन करके, पिछड़े के प्रधानमंत्री बन के, चाय बेचने का प्रधानमंत्री का नाटक करके ऊपर से पिछड़े वर्ग को पूरे तरीके से काटने का प्लान जो जिस तरह से चल रहा है, इसमें इसकी गलती नहीं है। गलती जिन लोगों ने वोट दिया है उनको, इन पिछड़े वर्ग ने झूम करके वोट दिया पिछड़े के नाम पर, कि पिछड़े के नाम पर हमने वोट लेकर के पिछड़ों के हक अधिकार को ही कटवाने का काम किया है। ये सब लोग जानते हैं, सोंधिया जी भी इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से। जो बनावटी पिछड़े बन करके आए और ये घड़ियाली हाउस लेकर के आए इस ओबीसी के लिए, हम उनकी गिनती भी कराएंगे, हमको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा भी देंगे या उनको अधिकार देंगे। तो इस तरह से जो ना ये जो षड्यंत्र है सदियों से होता आ रहा, चाहे देवासुर संग्राम में हो, चाहे उसके बाद जो है ब्राह्मण क्षत्रिय कन्फ्लिक्ट हो, कई तरह के कन्फ्लिक्ट हुए जो इस आजाद, आज तो स्वतंत्र भारत है। अंग्रेजों के जमाने में जाति आधारित गिनतियां होती थी। आज ओबीसी को अगर जाति आधारित जनगणना होती रहती तो ये हक अधिकार अब कभी का मिल गया होता, लेकिन स्वतंत्र होते ही सार जो जातिगत जनगणना की प्रश्नावली थी उसको काट दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको जो है धर्म आधार पर गिनती करा दिया गया। और हमेशा लड़ाई हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, बाहरी और विदेशी के नाम पर, इस तरह से जो षड्यंत्र करते हैं लोग आ रहे हैं। और ओबीसी के लोग उन्हीं की सेना में भर्ती होकर के अपने ही पैर पर बैठ करके कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जैसे जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को समझ नहीं रहे। तो रसिया जी इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप। जी जी सर, जी थैंक यू सर। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि हम लोगों को जैसे कि वर्ण व्यवस्था में पढ़ने का तो राइट था ही नहीं, कोई अधिकार नहीं था, हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए थे। ना शिक्षा का, ना धन रखने का, ना शस्त्र का कोई राइट नहीं था। वो व्यवस्था, उसके लिए तो काफी लंबा एक होगा, सत्र होगा तो हम लोग करेंगे। तो जब हमको हक अधिकार यहाँ के हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान के कारण और अंग्रेजों के आने से थोड़ा सा लाभ मिला, उसका लाभ हम लोग उठाने से वंचित रहे। और निश्चित रूप से आज सर हम देखते हैं, हमारे जो भी साथी जुड़े हैं जो जानना चाहें तो देखते हैं कि आज भी यदि आप अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं तो आपको लाठियां मिलती हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप नौकरी की बात करते हैं तो आपको लाठियां खाने को मिलती है। आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो आपको लाठियां खाने को मिलती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप यदि कांवड़ यात्रा ढोते हैं तो आपको हवाई जहाज से पुष्प वर्षा होती है। आप कुंभ का स्नान करने जाते हैं तो हवाई जहाज से पुष्प वर्षा होती है। अभी अभी आपने देखा होगा कि कितने रुपए यही माघ मेले के नाम पर हवाई जहाज से पुष्प वर्षा करने के नाम पर खारिज कर दिया जाता है। यदि मतलब कि आप यदि मूर्ख बने रहोगे, अपने हक अधिकार की बात नहीं करोगे, मूर्खता धर्म के नाम पर मूर्खता में फंसे रहोगे, आपको पुष्पों की वर्षा की जाएगी, पुष्प वर्षा की जाती है, हवाई जहाज से पुष्प वर्षा की जाती है। आप कांवड़ यात्रा ढोते हो तो मुख्यमंत्री आपके पांव धोता है, मुख्यमंत्री आपके पांव धोता है और हवाई जहाज से पुष्प वर्षा कराता है। लेकिन यदि आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तब आपको लाठियां मिलती हैं। जितनी सर जैसे शिक्षा के लिए सबसे बहुत बड़ी चीज है, हमारे महापुरुषों ने जितना त्याग, ज्योतिबा फुले साहब ने
ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा के लिए जितना त्याग किया, जितना संघर्ष किया और जितना उन्होंने प्रयास किया, उसका लाभ हमारे डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे अन्य साथी, अन्य महापुरुषों को मिला और उसका लाभ मिला। और हमारे सभी साथी जो हमारे समाज के लोग हैं, उन हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान का ही लाभ है कि आज वे कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ खा पा रहे हैं, कुछ पी पा रहे हैं, कुछ चलने लायक है। नहीं तो इनको तो पूरी कमर ही तोड़ दी गई है। और शिक्षा आज भी जब हमारे लोग थोड़ा सा कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म के नाम पर, संस्कार के नाम पर, सामाजिक व्यवस्था के नाम पर इनको उसी कैटेगरी में, आज हमारा कितना भी बड़ा जो है पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, वो लेकिन जब नौकरी पाता है तो कहता है कि अखंड रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ हम कराएंगे, तब हम अपने साथियों, अपने लोगों को भोग, मतलब कि उसकी खुशियां मनाएंगे। मतलब और उसमें आप देखेंगे तो केवल महिलाओं और बहुजन समाज को केवल गाली दी गई है रामचरितमानस में। फिलहाल मैं उसके अधिक बहुत अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। 2 ही चीजें महिलाओं को पानी पी पी कर गाली दी। तो ये हमारे समाज को धर्म, ये धर्म शब्द सब थोड़ा सा बस हमको समझ लीजिए, धर्म ध्री धातु से बना है जिसका मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब है ध्री धातु से बना है जिसका मतलब है धारण करना। तो धारण क्या कर सकता है मनुष्य? मनुष्य मानवता धारण कर सकता है। यदि मानव है तो मानव का धर्म मानवता है। और मानवता ये कहती है कि सभी मानव समान है, क्योंकि मानव में भी भेद नहीं होता है। प्रकृति ने केवल हमें एक दूसरे का पूरक, विभेद नहीं किया है, पूरक बनाया है। और वो क्या है? स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, वो भी अलग नहीं है, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है प्रकृति का। तो निश्चित रूप से प्रकृति ने जो डिवाइडेशन किया है, मानवता है सबसे बड़ा धर्म। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक जो है इकबाल, जो कि पूर्व में ब्राह्मण ही थे, इकबाल का एक शेर है, बहुत लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन है हिंदोसिता हमारा। और मेरा एक कोट है, मेरा व्यक्तिगत कोट है कि मैं कहता हूं कि मजहब ही हमें सिखाता आपस में बैर रखना। तुम हिंदू हो, वह मुस्लिम है, मैं सिख हूं, आप ईसाई हो, ये मजहब ही हमें बताता। वास्तव में ये मनुष्यों को ग्रुपों में बांटने का, समूहों में बांटने का और बांट कर एक दूसरे के लड़ाने का ये षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्म ये जो है धंधा है, धर्म धंधा है। तो इनके जो धर्म के वो हैं, फिलहाल कर निश्चित रूप से हमारे जो समाज के लोग हैं उनको अपने हक अधिकार के विषय में जानना होगा, संविधान को पढ़ना होगा, क्या हमारे। लेकिन आज बिंदु है सर श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के त्याग और बलिदान पर प्रकाश डालने का। तो मैं सर आपसे पुनः आना चाहता हूँ श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के संघर्ष पर। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, जैसा कि अभी मैं जिक्र कर रहा था, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को तैयार करते हैं और 30 अक्टूबर 1955 को डॉक्टर अम्बेडकर जी के सलाह मशविरा के बाद उसको सौंपते हैं। और उसका क्या हश्र होता है देखते हैं। 17 सितंबर 1958 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जातियों की, ओबीसी जातियों की सूची जारी की, उस सूची उन्हीं जो श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के अथक प्रयास से जो तैयार सूची थी, उसी आधार पर 17 सितंबर 1958 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उस सूची को जारी किया। और बाद में मंडल कमीशन में वो सूची सम्मिलित हुई और बाकी वो तो खैर आगे की कहानी है। सर अगला आपका हम सर जिक्र करना चाहेंगे श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी। 1967 में इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा। आप सर समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो स्थिति आज की स्थिति जो वर्तमान प्रधानमंत्री की है, उस समय की स्थिति इंदिरा गांधी की वही स्थिति थी। और इंदिरा गांधी के अपोजिट चुनाव बड़े जोर शोर के साथ शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने लड़े। फिलहाल सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन यह है कि उन्होंने उस पर संघर्ष बहुत जोरों के साथ किया। इसके बाद श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी संघर्ष करते रहे और 1974 में के बिरला, आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े जो है वो उद्योगपति थे। के बिरला के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़कर राज्यसभा में 3 अप्रैल 1974 को राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं के बिरला के खिलाफ। सर ये भी एक कितने बड़े उद्योगपति हैं, ये समझने वाली बात है। आप संघर्ष करते हैं 67 में
श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर लोकसभा का, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और मिलती भी सफलता तब भी सब जानते हैं उस समय की परिस्थितियां मिली भी रही होगी, तब भी उनको असफल घोषित सर्टिफिकेट श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला। और उसके बाद आप के बिरला साहब को पराजित करते हैं, जो उस समय के बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे। उनको पराजित करके राज्यसभा में जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे रणधीर सर जी जिक्र कर रहे थे, राज्यसभा के उसके पहले ही श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया यहाँ भी उत्तर प्रदेश में यहाँ के जो फौजदारी मुकदमे थे, जो सिविल कोर्ट थे, वहां भी हाई कोर्ट में, और बिहार के भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस किया करते थे। और यहाँ वहां हर जगह वो जो है अपने लोगों के लिए निःशुल्क सहायता देते थे। और इसके लिए उन्होंने केवल यही नहीं, संघर्ष भी किया, जैसे सर ने भी जिक्र किया था कि श्री भगवती शरण आदि के साथ मिलकर उन्होंने एक कमेटी का गठन भी कराया था। और जब आप संसद में पहुंचे, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में एक बिल लाए, और उन्होंने राज्यसभा में जो बिल आया उसी को उन्होंने पास कराया और संवैधानिक दर्जा दिया। हम जानते हैं अनुच्छेद 39A श्री चौरसिया जी के संघर्ष का ही परिणाम है कि 39A, जो अनुच्छेद 39 से संविधान में संशोधन होकर जुड़ा, वो श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के कठिन त्याग, परिश्रम, बलिदान का ही ये परिणाम है कि वो हमारे इस संविधान में एक अनुच्छेद जुड़ा। और आप 80 तक वहां सांसद थे, और उसी समय, जैसा कि भी हमारे सर जी जिक्र कर रहे थे, उसी समय काशीराम जी का उभार होता है। काशीराम जी संघर्ष करते हैं, डॉक्टर साहब के विचारों से प्रभावित होकर वो संघर्ष करते हैं और वो नौकरी से वो इस्तीफा देते हैं। और आपका जुड़ाव, आपका संपर्क श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया और काशीराम जी का होता है। और जैसा कि हमारे श्री रणधीर सिंह जिक्र कर रहे थे कि श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया ने अपना लखनऊ का घर यहाँ बाम सेठ की मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए उसको एकदम अलाउ कर दिया था। और काशीराम जी को लोग आज भी, वहां के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं कि काशीराम जी वहीं श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की 4 बाग के पास ही उनका मकान है। मैं तो वहां गया हूँ। वहां जो है श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के उस मकान में ट्रेनिंग होती थी, वहीं वो रहते थे काशीराम जी। वहां बहुत सारे लोग रहते थे। और यही नहीं, जो अभी सर जिक्र कर रहे थे, जब संसद सदस्य थे, तो अपना जो विट्ठल भाई पटेल, जो उनका जो संसद का आवास था, उस आवास को जो है बामसेठ की डिप्रेस क्लास की, बामसेठ की DS4 की जो उनकी उस समय की थी, उस समय उसकी मीटिंग के लिए अलाउ कर दिया था। और खुद वो सांसद होते हुए किराए के मकान में रहते थे, और वहां केवल तब जाते थे, जो उनके लिए अलाउ था तब जाते थे जब कोई मीटिंग करनी होती थी। बाकी उसका पूरा उपयोग बामसेठ के लिए समर्पित कर दिया था। और काशीराम जी उसका पूरा जो है अपने संगठन को, समाज को जागृत करने के लिए किया करते थे। सर थोड़ा सा 1 मिनट। और उसके बाद जब संसद सदस्य 80 के बाद 5 साल, जो 6 साल का टर्म है वो कंप्लीट होने के बाद, श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जब संसद सदस्य नहीं रहते हैं, उसके बाद भी उस आवास का जो है उपयोग श्री काशीराम जी कर रहे थे और अपने समाज को जागृत कर रहे थे। उसका उपयोग हो रहा था, क्योंकि जब तक संसद सदस्य थे तब तक तो उनके लिए अलाउ था, लेकिन संसद सदस्य जब नहीं रहे तब उसके लिए उनको जो है बाद में उनके पास एक लीगल नोटिस आता है कि चूंकि आप संसद सदस्य नहीं हैं और जितने दिनों से आपने इसका उपयोग किया है, और इसका 90,000 रुपए उस समय की स्थिति में, सर 80 की स्थिति में 90,000 रुपए इसका जो है वो किराया होता है, सरकारी किराया होता है। और फिर शिवदयाल सिंह चौरसिया साहर्थ बिना किसी उससे अपने जो पेंशन था, उस पेंशन से 90,000 रुपए का भुगतान करते हैं और साहर्थ कहते हैं कि हमारे लोगों का त्याग बलिदान है। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी और काशीराम जी जब मिलते थे और लगभग मिला करते थे, तो एक दूसरे को गुरु कहते थे। एक दूसरे को शिवदयाल सिंह चौरसिया जी काशीराम जी को गुरु कहते थे, और काशीराम जी शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को गुरु कहकर संबोधित करते थे। नाम एक दूसरे का कभी नहीं लेते थे। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का भी था। जी सर जी क्या कह रहे हैं सर? उसमें एक दूसरे को गुरु कहते थे दोनों। जी सर, नाम एक दूसरे को गुरु कहते थे। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी काशीराम जी को गुरु कहते थे। मतलब गुरु शिष्य एक तरह से अम्बेडकर का पूरा सम्मान दोनों लोग करते थे।
तो इसलिए ये उनको गुरु कहते थे और इनको गुरु कहते थे, कभी नाम नहीं लेते थे एक दूसरे का। चाहे काशीराम जी इनको गुरु ही कह के संबोधित करते थे, और ये श्री शिवदास सिंह चौरसिया भी काशीराम जी को गुरु ही कह के संबोधित करते थे। तो मायावती जी के जब नेतृत्व में बागडोर आई, तब इन लोगों को किनारे कर दिया गया जो पुराने थे। उसके लिए तो सर बड़ी विडंबनाएं हैं, उसको तो जिक्र करने का आज समय नहीं है। आज हम जी जी सर, आप जी 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 रणधीर जी, क्योंकि रणधीर जी आप झारखंड से हैं और इतने देर से आप बैठे हुए हैं, कभी आपका नेटवर्क भी कट जा रहा है। मैं जब भी बुलाने का सोचता हूँ आपको तो तभी तुरंत नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं। तो क्योंकि आपसे भी मैं कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी लंबे समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो चौरसिया जी जो है लगातार पिछड़े वर्ग को, अब फिर आउट हो गए, लगातार पिछड़े वर्ग को जागृत करने में लगे रहे। तो हम लोगों ने जो पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर जो है उनको इतना तवज्जो नहीं दिया। आज हम इस चैनल के माध्यम से और जगह जगह पिछड़ों के जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको करते। देखिए, आज नहीं तो कल संघर्ष करके हमें अपना अधिकार हासिल करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं इस पर जो है ओबीसी को उनको जो है नहीं होगा। तो दूसरे ये जो चौरसिया जी के जीवन दर्शन पर, जैसे मैं अभी लगभग 6-7 साल से ही जो है चौरसिया जी के बारे में सुनना शुरू किया हूँ। उससे पहले कभी नहीं सुनता था चौरसिया जी के बारे में, लेकिन जागृति लोगों में आ रही है, धीरे धीरे अभ्यास करें। राम स्वरूप वर्मा जी के बारे में भी लोग बात जानने लगे हैं। अर्जक संघ उन्होंने चलाया था पिछड़े को जागृति करने के लिए। रणधीर जी, यहाँ पर जो है इस, क्योंकि समय हम लोगों का होने वाला है, इस डिबेट का सार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ जी। इस चर्चा का सार जो है चौरसिया जी के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए जी। जी रणधीर जी, हेलो। जी, लगता है उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, एक बात यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, ओबीसी जो है, जो अधिकांश लोगों के बारे में जो इस रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि ओबीसी और बीसी में क्या डिफरेंस है। जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन, और जो है बैकवर्ड क्लास में एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी और इनके अल्पसंख्यक सब लोग आते हैं। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एससी एसटी तो पिछड़े हैं ही, इसके अलावा जो पिछड़े हैं वो अन्य पिछड़े हैं, जिसको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी इसके लिए इसका नाम पड़ा। तो ज्यादातर ओबीसी के लोग जो है ना इस बात को समझने में भी जो है हिचकते हैं, जानते हैं। और जागृति ही एक बहुत बड़ा हथियार है कि जो शिक्षा मिली है, और शिक्षा ना मिलने के कारण, क्योंकि ये शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा क्यों है, इसके सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने के कारण क्या है कि शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, इसलिए वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। और सामाजिक रूप से पिछड़ा इसलिए कि शूद्रों को सेवा करने का अधिकार था तीनों वर्णों की। और ऊपर से जो है ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि जो है 10 साल का ब्राह्मण का लड़का और 80 साल का शूद्र पिता और पुत्रों के संबंध में है, ये सामाजिक पिछड़ापन है। यानी आज भी ब्राह्मण के 10 साल के लड़के को बाबा कहते हैं। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वो व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, वो ओबीसी है। और इस एससी, एसटी, ओबीसी को कहाँ से जोड़ा गया? क्योंकि पूरे देश की आबादी के 2 वर्ग है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में एक अछूत है, एक सछूत है। अछूत शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और ओबीसी के लोग वो सछूत हैं, लेकिन है वो निम्न वर्ग के लोग जो है। तो ये बात हम नहीं कह रहे, इन ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में, किताबों में गाली के रूप में लिख कर रखा। और आज हम उनकी पोल खोलते हैं तो कहते हैं समाज को बांट रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगवाते हैं। तो ये बात नहीं है, क्योंकि लिख कर तो उन्हीं में रखा, बड़े बड़े ग्रंथों में लिख रखा। आज बड़े बड़े महंत पुजारी कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते, संविधान जो है मनुस्मृति से चलता है, इस तरह के भाषण देते हैं। कहते हैं इस ओबीसी के लोगों को आज तक भी समझ में नहीं आता ये संविधान क्या होता है और ये मनुस्मृति क्या होती है। आप अपनी जात की पहचान को ढोते फिर रहे हैं, गाते फिर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला, विमर्श का विषय है, चर्चा का विषय। आज हम क्योंकि चौरसिया जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चौरसिया जी ने अपने जीवन में
तो ओबीसी को जागृत करने के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को एकीकरण करने के लिए जो है बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने। और साइमन कमीशन का उन्होंने सहयोग इसलिए किया था क्योंकि साइमन जो था वो कह रहा था कि जो है जो यहाँ के दबे कुचले लोग हैं, जो शासन और सत्ता में जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए साइमन आया था। और यहाँ के लोगों ने कहा साइमन को बैक, तो इन्होंने कहा कि इसे देश बटेगा। तो देश माने क्या होता है, यदि दबे कुचले लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा अगर मिल जाएगा तो इससे देश का बंटवारा कैसे हो जाएगा। यानी देश ये नहीं है, इसका मतलब देश नहीं बढ़ता, कुछ और बढ़ता है। यानी जिन लोगों ने 100% हक अधिकार जमा कर रखा था इस देश में, उनके अंडर से दबे कुचले लोगों के अंदर भी हिस्सेदारी आ जाती तो नुकसान तो उनका होता जो कब्जा करके बैठे हुए थे लोग। तो उन्होंने इन लोगों को बरगला करके कहा देश का बंटवारा होगा। ये धाए धाए करके जो है सारे के सारे साइमन कमीशन को भगाने में लग गए। तो इसलिए वो काम करने लगे। चौरसिया जी जागरूक थे, समझदार थे, इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने जो है साइमन कमीशन का लखनऊ में जो है स्वागत किया। तो ये चौरसिया जी के बारे में जो जानकारी दी। रणधीर जी, मैं जो है आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज हम संक्षिप्तीकरण की ओर जा रहे हैं चौरसिया जी के जीवन दर्शन के बारे में, जी कुछ हमको आप बताइए। जी, चौरसिया जी बहुत दृढ़ निश्चयी थे, कहा करते थे कि मेरा नाम चौरसिया है, हम हिंदू समाज की असमानता को चौरस करके ही मरूंगा। और विवेकानंद का एक युक्ति था, शुद्ध राज अवश्य आएगा। तो उस बात को समर्थन करने के लिए प्राय चौरसिया जी कहते थे कि हमारे जीवन काल में ही शुद्ध राज अवश्य चौरसिया जी बस संक्षेप में 2-4 लाइनें और कह करके, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है, इसका सार देते हुए, इस पूरी डिबेट का सार देते हुए और आगे के लिए उनके जीवन दर्शन से क्या प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, बस इस कार्यक्रम को ही खत्म करता हूँ। जी जी सर, मैं 2-3 चीजें और कह देना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा मत सर। श्री चौरसिया जी ने एक अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लास फाउंडेशन की स्थापना 26 जनवरी 1950 को एक अधिवेशन करके किया था दिल्ली में, जिसका 16 मई 1950 को इस अधिवेशन को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन उस तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ने किया था। और एक सर और जिक्र, जब यहाँ श्री चौरसिया जी के नेतृत्व में 1953 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जैसा कि अभी सर हमारे जिक्र कर रहे थे, चीफ जस्टिस एस.एन. भगवती, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. दास, सुविख्यात न्यायाधीश श्री यमसी शीतलवार, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के श्री के.सी. दफ्तरी के तत्कालीन महान्यायवादी के संरक्षण में सेंट्रल लीगल सोसाइटी की स्थापना श्री चौरसिया जी के प्रयासों से हुई थी। सर एक चीज और, श्री चौरसिया जी जब बीमार थे, इनको शुगर हुआ था, और जब बीमार थे तो तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह केवल श्री चौरसिया जी का हालचाल, बीमारी के कारण हालचाल लेने के लिए केवल लखनऊ आए थे, और लखनऊ आके इनके हालचाल लेके तुरंत वापस तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह। तो आप श्री चौरसिया जी के कद और उनके त्याग बलिदान को हम इससे समझ सकते हैं कि आप श्री सिंह चौरसिया जी का एक और जिक्र करना चाहता हूं बस संक्षेप में। एक बार 1932 में श्री भगवान दास जी, जो कि वहां बोधानंद जी के नेतृत्व में वो शिक्षण ले रहे थे और सिविल सर्विस में आ गए थे, वहां एसपी के थे, और यहाँ आए थे, लखनऊ आए थे इनके अपने पास, गुरु जी के पास, बोधानंद जी के पास मिलने। और फिर वहां वहीं एक मीटिंग थी, उसमें इनका अपना एक लड़की से जो है अपना जो लब होता है, और श्री चौरसिया जी उनकी शादी के लिए एकदम मतलब ब्राह्मणी व्यवस्था से अलग शादी, बौद्ध रीत से शादी के लिए तत्पर होते हैं, और खुद अपने घर से जाके, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया कि इनके यहाँ सुनारी का काम होता था, उस बहू के लिए जो है जो गहना होता है शादी के जोड़े के लिए, वो अपने घर से जाके दौड़ते हुए लेके आते हैं, और उसके साथ मतलब सामाजिक परिवर्तन के लिए आप तन मन धन पूर्ण रूप से समर्पित थे। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में इन्होंने अपनी लड़की की शादी की थी, और वहां बिहार हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, यहाँ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आप करते थे, यहाँ के
उत्तर प्रदेश के जो सिविल कोर्ट है वहां प्रैक्टिस करते थे, और सुप्रीम कोर्ट में आप बहुत अच्छे जाने माने वकील थे। आपने साइमन कमीशन में अच्छे से प्रतिभाग किया, अपने लोगों से प्रतिभाग कराया, खुद कलमबंद बयान दर्ज कराया, और उसके वजह में आपको वहां बुलाया भी गया। लेकिन इनको जीवन भर सालता रहा कि हम उसमें गोलमेज सम्मेलन में अपरिहार्य कारण उस समय की इनकी परिस्थितियां थी नहीं, और ये जीवन भर उसके लिए पछताते रहे। आपके ही प्रयास से, जैसा कि हमने जिक्र किया, संविधान के अनुच्छेद 39A आपके ही प्रयास से उसमें जुड़ा, जिसको कि गरीबों के लिए न्याय मुफ्त लीगल आपको वकील की जो मुफ्त सुविधा मिलती है, श्री चौरसिया जी के त्याग और बलिदान के कारण है। आप पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के सानिध्य में, उनके निर्देश में भी कार्य किए सामाजिक परिवर्तन के लिए। आप कुशवाहा जी के, जगदेव कुशवाहा जी के साथ भी काम किए। आपने, जैसा कि सर ने कहा, आपने इनका लोहिया जी का विरोध किया। लोहिया जी कहते थे कि पिछड़ों ने बांधी गांठ, हमको मिलना चाहिए 60, और उसका इन्होंने कहा कि 60 गांठ कर लिए, क्योंकि जब अवसर आया इनको अपनी पार्टी से वो टिकट देने का, तो सब सामान्य की महिलाओं को दे दिया, महिलाओं को भागीदारी के लिए करते थे, तो उन्होंने उनका भी विरोध किया। मतलब कोई भी हो, यदि उसके सामाजिक न्याय में यदि कोई रुकावट आता था तो उसका खुलकर विरोध करते थे। आप डॉक्टर अम्बेडकर के दाहिने हाथ 1928 से आप लगे रहे, 1928, 32, 39, और उसके बाद वहाँ जब चंदापुरी जी के नेतृत्व में वहाँ वो हुआ, संघर्ष हुआ 51 के बाद वहाँ बिहार में, तब भी आप वहाँ जो है आप साथ रहे। काशीराम के मूवमेंट में पूरा साथ रहे। काशीराम का पूरा सब कुछ तन मन धन जीवन पूरा समर्पित किया। और आप जब यहाँ मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, तब इनके पास मतलब बेड पर तो पड़े थे, लेकिन इन्होंने कहा कि क्योंकि आज हमारी सरकार बनी है, बहुजन की सरकार बनी है, इसलिए मैं मिठाई जरूर खाऊंगा, और खुशी में हो कि जहर एक तरह से मिठाई उस समय उनके जीवन के लिए जहर थी, लेकिन उसको भी स्वीकार किया उन्होंने, और उस खुशी में उन्होंने मिठाई खाई। 18 सितंबर 1995 को आप हम लोगों को इस स्थिति में छोड़कर चले गए, और हम लोगों को, हमारे समाज को, मैं तो पूरे समाज से फील करता हूँ, केवल चौरसिया जाति से नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुवादियों ने जो है वर्ण में, जाति में, उपजाति में सब उपजाति बनाया, इसीलिए है कि हम लोग आपस में बटे रहें। मैं तो पूरे बहुजन समाज से आग्रह करता हूं कि हमारे सभी महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ें, अपने अधिकार को पढ़ें। हम तो बार बार कहते हैं सर, मैं तो कई बार आपको कहा भी है, यदि हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश यदि कोई है, तो ब्रह्मा की तुलना, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हम फूले जी को करते हैं, कि फूले जी ने हम सबसे बड़े संघर्ष करके शिक्षा के लिए सबसे अधिक संघर्ष, मैं कहता हूं कि सब हक अधिकार संविधान के माध्यम से दिए। और पेरियार जी हमारे का कार्य करते हैं कि इनकी ब्राह्मणी व्यवस्था पर सबसे अधिक चोट पेरियार जी ने की। पेरियार जी का ही संघर्ष है कि आज तमिलनाडु में 70% आरक्षण है, और उनके आबादी के अनुसार आरक्षण मिलता है। आज वहां का ये स्थिति है कि बिना SC/BC बहुजन समाज के बिना वहां कुछ हो ही नहीं सकता। तमिलनाडु में कितना भी लोग जो है संघर्ष कर लें, कुछ नहीं हो सकता। तो पेरियार जी जो कि हमारे महानायक हैं, और उसी कड़ी में चाहे हमारे श्री शिवदास सिंह चौरसिया हों, ललई यादव हों, रामस्वरूप वर्मा हों, या जो है जगदेव कुशवाहा हों, या चंदापुरी हों, बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं। हम अपने महापुरुषों को, त्याग बलिदान को हमको जानना चाहिए। मैं तो अपने सारे समाज को जो है, जैसा कि भी आपने सर कहा कि ये वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण, और फिर उस 5वें वर्ण व्यवस्था के बाहर जो अछूत हैं, जिनको जो है बैकवर्ड के रूप में चारों चीजों में उनको आरक्षण का लाभ मिला डॉक्टर अम्बेडकर और लोगों के त्याग बलिदान के कारण, हम लोगों को अपने हक अधिकार मिलना चाहिए। संविधान में हमारे साथ एक शब्द, बस एक लाइन मैं और कहना चाहता हूँ सर, प्लीज हमको अनुमति सर। हम देखेंगे हमारे संविधान में लिखा है रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन शब्द हम देखेंगे तो जो अनुच्छेद 16(4)(15)(4) में लिखा है रिप्रेजेंटेशन शब्द लिखा है, प्रतिनिधित्व लिखा है सर, प्रतिनिधित्व लिखा है। हमको हमारी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारे लोग हैं कि जो है जनगणना होती है तो हम लोगों की गिनती ही नहीं होती है। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सुअर सबकी गिनती होती है, पेड़ पालो सबकी गिनती होती है, हम लोगों की गिनती नहीं होती, क्योंकि जिस दिन गिनती हो जाएगी उस दिन हमको हमारे आबादी के अनुसार
हमको बजट में वो व्यवस्था देनी पड़ेगी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है ऐसी। संविधान को हमारे लोग पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते हमारे लोग, जब इनको पढ़ने का जब तक राइट नहीं था तब तक तो कुछ नहीं पढ़ पाते थे। यदि वेद वाक्य इनके कानों में पड़ जाता तो वो गर्म करके शीशा पिघला के शीशा डाल दिया जाता। यदि इनके मुंह से जीवा से यदि वेद वाक्य निकल जाता तब जीवा काट ली जाती। और जब इनको पढ़ने का राइट मिला तब वो जो है दिन भर यही कहते हैं कि लिल्यों ताहि मधुर फल जानी, लिल्यों ताहि मधुर फल जानी। केवल रट रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं कि युग सहस्र योजन पर भानु लिल्यों ताहि मधुर फल जानी। केवल यही सुबह शाम रट रहे हैं। पढ़ना क्या चाहिए जाने ही नहीं अभी तक, कि हम अपने अधिकार, हक अधिकार को जानने के लिए हमको संविधान पढ़ना होगा। और बहुत सारी चीजें हैं सर। आज कंप्लीट रहेगा। मैं रणधीर जी को भी 2 मिनट का समय देता हूँ इस संक्षिप्तीकरण के लिए, क्योंकि आप नेटवर्क की वजह से जो बार-बार कटते रहे। जी थोड़ा सा जी सर। जी जितने भी लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि समय हमारा समाप्ति की हो रहा है। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चौरसिया जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जो है हमारे इस चैनल पे आए और चौरसिया जी के बारे में जो है बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू।